हेलो स्टूडेंट्स, नाउ गमेटोजेनेसिस चल रहा था बायोलॉजी में. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स इन अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इट इज कॉल्ड एज गमेटोजेनेसिस. गमेटोजेनेसिस में मेल गमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ द सेकेंड पार्ट that is female gametogenesis. What is female gametogenesis? The process of formation of female gamete in female's primary sex organ, that is ovary. ovary के अंदर फीमेल गमेट्स का फॉर्मेशन होना, that is called as female gametogenesis. The female gamete is called as oocyte. जो gametes यहां पे बनता है वो oocytes होता है, and hence this process is called as oogenesis. इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis. The process of formation of female gamete from megasporangia in a ovary. ovary के अंदर जो megasporangia होता है ना, उस प्रीमॉर्डियल ग्राफाइन सेल से आपको फीमेल गमेट मिलता है. क्या मिलता है? फीमेल गमेट मिलता है. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis. जिस तरीके से मेल की स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज थे, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज कौन सा था? थर्ड फेज जो था दैट इज व्हाट? मैच्योरेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में था, एग्जैक्टली वैसा ही फीमेल गमेटोजेनेसिस यानी oogenesis में है. सो लेट अस डिस्कस द थेरोटिकल पार्ट. ये पूरा प्रोसेस है, जब मैं थ्योरी पढ़ूंगा तो आपको ये पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन हो जाएगा साथ ही साथ. देखिए, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल हैप्लॉइड गमेट, दैट इज एग और ओवम, फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्मिनल इपिथेलियल. इट इज कॉल्ड एज oogenesis. इट इन्वॉल्व मियोसिस एंड माइटोसिस. शुरुआत में मैच्योरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन फेज जब होता है तब माइटोसिस होता है, जिसमें शुरुआत के जो सेल होते हैं जिसको प्राइमरी जर्मिनल सेल्स बोलते हैं. कौन से सेल बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल्स. तो ये जो प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल्स होते हैं, ये सेल्स अंडरगोज अ मल्टीप्लिकेशन फेज, दैट इज 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, एंड दे प्रोड्यूस द स्पोरेंजिया. वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? उसमें स्पोरेंजिया बोलते हैं, इसमें बोलते हैं उगोनिया. और इस उगोनिया में से वन और ईच ऑफ द उगोनिया वो क्या करता है? इट अंडरगोज ग्रोथ फेज. बाहर से फूड एब्जॉर्ब करता है, साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब करता है, अपना आकार बढ़ा लेता है, और इतना बढ़ा लेता है कि बाकी की तुलना में वो काफी बड़ा दिखने लगता है. फीमेल गमेट, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं अभी, जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखिए. फीमेल गमेट ये महिलाओं के बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है. उनके बॉडी में जितने सेल होते हैं उसमें सबसे बड़े आकार का सेल ये होता है फीमेल गमेट. ठीक है. नाउ इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस. लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis also has 3 different स्टेज. पहली स्टेज है मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमरी जर्मिनल सेल्स अंडरगोज 2 माइटोटिक डिवीजन, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड उगोनिया. करेक्ट. तो देखिए, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज. इन दिस स्टेज द प्राइमरी जर्मिनल सेल्स 2n, वहां 2c लिख दिया मैंने गलती से. इट्स 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड नेचर की होती है, that are diploid of ovary, undergoes repeated mitotic division to form a millions of gamete mother cell, that is ogonial cell. This process is completed in the embryonic stage of human female. के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब हमने शुरुआत में पढ़ा था टेस्टिस के बारे में, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है? जब वो अपने खुद के माँ के पेट में होती है, वो बच्ची जब अपने खुद के माँ के पेट में होती है तब ही ये प्रोसेस हो जाती है, पहली प्रोसेस. और ये सब प्रोसेस तो तब होती है जब प्यूबर्टी स्टेज पे आती है वो, है ना, जब उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है. अब ये जो उगोनिया बन गए,
सम ऑफ द उगोनिया स्टॉप डिवीजन, कुछ उगोनिया का डिवीजन रुक जाता है एंड बिगिंस टू इंक्रीज इन द साइज एंड फॉर्म अ प्राइमरी oocytes, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनल्स भी आते हैं जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी इसके अंदर में, यानी एक अच्छा डेवलप सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ग्रोथ फेज में। अब ग्रोथ फेज के बाद थर्ड है दैट इज मैच्योरेशन फेज। ये मैच्योर्ड होती है और ऑब्वियसली मैच्योर्ड तब होती है जब वो लेडीज, वो गर्ल यानी कौन से एज पे आएगी, मैच्योरेशन एज पे यानी प्यूबर्टी पे आएगी। oogenesis टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, द प्रोसेस इज इनिशिएटेड प्रायर टू द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी। ये प्रोसेस की शुरुआत फीमेल बेबी पैदा होने के पहले से हो जाती है। द प्राइमरी oocytes एंटर्ड इन द मैच्योरेशन फेज विच इंक्लूड द मियोसिस डिवीजन। द डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes, जो डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes है, इट अंडरगोज फर्स्ट माइटो, जैसे उसमें भी मियोसिस डिवीजन हुए थे दो, वैसे इसमें भी मियोसिस डिवीजन होते हैं। फर्क क्या है मैं बताऊंगा आपको, एक फर्क है। प्राइमरी oocytes entered in the maturation phase which includes the first meiosis, that is meiosis. Diploid primary oocyte undergoes first meiosis, results in the formation of secondary oocytes which are haploid in nature and another polar body. यहां पे अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन में एक छोटी पोलर बॉडी और बड़ा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। दिस डिवीजन इज पेक्यूलियर इन फीमेल एज बोथ डॉटर सेल्स are with diploid number of chromosome, the 23 chromosome, sorry, haploid number of chromosome, but due to unequal division of cytoplasm, two daughter cells are produced. One is large, एक बड़ी सेल होती है जिसको सेकेंडरी oocytes बोलते हैं, और दूसरी छोटी होती है, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी। नॉर्मली फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट एंटर इन मियोसिस 2, जनरली फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 में नहीं जाती है, मतलब ये फेज नहीं होता है जो मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन अगर हुआ तो उससे दो पोलर बॉडी ही मिलती है। सेकेंडरी oocytes प्रोसीड मियोसिस 2, लेकिन सेकेंडरी oocytes का मियोसिस कंप्लीट होता नहीं, मियोसिस की प्रोसेस शुरू होती है। यही डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो दूसरा मियोसिस था वो वहीं कंप्लीट हो जाता है और स्पर्म बनता है उससे। यहां पे दूसरा मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है, वो मेटाफेज में आकर अटक जाता है, और ये ऐसा ही मेटाफेज में अरेस्टेड अनफर्टिलाइज एग ये फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी अटकी हुई सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है। यहां पे सेकेंड मियोसिस शुरू हो गई, लेकिन ये अभी कंप्लीट होगी नहीं, मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो वही दिया होगा। सेकेंडरी oocytes इज शेड फ्रॉम द ग्राफाइन फॉलिकल, वो 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफाइन फॉलिकल से बाहर आती है। ओके, द रिस्टार्ट द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 विल हैपन ओनली विद द एंट्री ऑफ स्पर्म। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी उसके बाद उसका जो अटका हुआ मियोसिस है वो कंप्लीट होगा। एंड दिस लास्ट फेज इज यूजुअली कंप्लीटेड इन द एम्पुला रीजन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। आपको याद है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट निकला तो मैंने बताया था कि एम्पुला रीजन जो होता है फॉलोपियन ट्यूब में, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां पे उसका जो सेकेंड मियोसिस है वो कंप्लीट होता है बाहर निकलने के बाद। ओके, नाउ इन दिस डिवीजन ऑल्सो टू अनइक्वल डॉटर, इस डिवीजन में भी सेकेंडरी oocyte से दो अनइक्वल डॉटर में थे, एक को फिर से पोलर बॉडी बोलेंगे और दूसरा आपका अनफर्टिलाइज मेटाफेज में अरेस्टेड फीमेल गमेट होता है। द ओवम इज सो फॉर्म function as a female gamete is ready for fertilization. Completion of meiosis 2 and completion of fertilization go hand in hand, एक साथ ही होता है fertilization और meiosis 2. If the secondary oocytes does not receive the sperm, अगर secondary oocytes का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यही स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। मैंने कैसी डायग्राम ड्रॉ की हुई है ये आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे यूट्यूब पे दीपक तिवारी राइजिंग इंडिया करके आप सर्च कर लीजिए और सर्च करके फिर आप ये डायग्राम उस चैनल पे जाके देखिए। इज दैट क्लियर? और भी काफ़ी सारे डायग्राम है उस चैनल पे, तो ये स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में देखेंगे। नाउ तो ये तो था प्रोसेस ऑफ oogenesis जिसमें 3 फेज थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। नाउ इसके बाद हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गमेट। द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गमेट। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए अभी
इतना क्लियर हो गया। oogenesis की डायग्राम एग्जाम में पूछ चुकी है इसके पहले, क्योंकि पुराने सिलेबस में भी ये चैप्टर था, तो ये डायग्राम पूछ चुकी है। 3 मार्क के लिए डायग्राम आती है, तो आपको 3 बार ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और मुझे सेंड करनी है। काफ़ी बच्चे सेंड करते हैं, अच्छा लगता है, कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोगों की थोड़ी डिस्टर्ब होती है, बट अब मैं उसमें बता नहीं सकता, यहाँ से करेक्शन नहीं बता सकता हूँ, बट फिर भी आप लोग ट्राई कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा होता है। ये फीमेल गमेट का सबसे बड़ा सेल, फीमेल के बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है फीमेल गमेट। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन ह्यूमन अनफर्टिलाइज्ड एग इज रिलीज एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन जो ओव्यूलेशन होता है उसमें ओवरी की मेम्ब्रेन फटकर ग्राफाइन फॉलिकल से बाहर निकलता है फीमेल गमेट। करेक्ट। इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज एक्चुअली द सेकेंडरी oocytes। वो सेकेंडरी oocytes ही रहता है क्योंकि उसमें सेकेंड मियोसिस अरेस्टेड रहता है। इट इज नॉन क्लियोटिक। नॉन क्लियोटिक मतलब जब वो निकलता है ना तो ये ओवम जो है ना वो ये मतलब ये जो यानी आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में मैंने पोलर बॉडी भी निकाली है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि मियोसिस कंप्लीट हो गया, फीमेल गमेट अलग हो गया और पोलर बॉडी अलग हो गई, लेकिन ये कब होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो देखो अभी भी पोलर बॉडी वहीं पर है और ये पूरा सेकेंड पार्ट वहीं पे। जब ये स्पर्म की एंट्री होगी और स्पर्म की एंट्री होने के बाद ये पोलर बॉडी अलग निकल जाएगी और बचा पार्ट होगा पूरी तरीके से फिर फीमेल गमेट। इट इज माइक्रोलिसाइथल, बहुत ही लचीला पार्ट होता है। अंडे की गार देखिए आपने कैसी होती है, लचीली फ्लेक्सिबल अंडे की गार अंडे के अंदर का। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm इन साइज। 0.1 माइक्रॉन्स का होता है, आपको दिखता नहीं है। इट इज राउंडेड, गोल होता है, नॉन मोटाइल होता है, खुद से नहीं जा सकता। दुल्हन खुद से चल के थोड़ी मंडप जाती है। आपको याद होगा, मैं आपको फर्टिलाइजेशन का वीडियो लास्ट में दिखाऊंगा, तो फर्टिलाइजेशन का वीडियो जब आप देखेंगे ना तो उसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी। फर्टिलाइजेशन के वीडियो में जो ओवम रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होकर वो एम्पुलर रीजन तक जो जाता है वहाँ पे सीलिएटेड इपिथेलियल सेल होती है जिसको सीलिया होता है, बाल लाइक स्ट्रक्चर, और वो धकेलते जाते हैं। किसको धकेलते जाते हैं? उस फीमेल गमेट को आगे आगे। वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाता है, नॉन मोटाइल होता है। एंड हैप्लॉइड फीमेल गमेट, द न्यूक्लियस ऑफ द एग अपीयर लार्ज। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी को जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। एसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, बड़ा होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द एग अपीयर लार्ज इज कॉल्ड एज जर्मिनल वेसिकल। टिपिकल न्यूक्लियस और प्रो न्यूक्लियस इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक टिपिकल न्यूक्लियस बनता है जिसको फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहते हैं। करेक्ट। प्रो न्यूक्लियस is formed at the time of fertilization. The cytoplasm of egg cell, एग सेल का जो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको प्लाज्म बोलते हैं। oocytes के अंदर का साइटोप्लाज्म प्लाज्म बोलते हैं। इट इज डिवॉइड ऑफ सेंट्रोइल्स, उसमें सेंट्रॉइड्स नहीं होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होता है। एग इज सराउंडेड बाय वेरियस कवरिंग। ये जो एग है इसके ऊपर बहुत सारा कवरिंग होता है। जब वो ग्राफाइन फॉलिकल से फट के निकलता है तो जो सराउंड के सेल है वो एकदम ऐसा जालीदार स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस जालीदार स्ट्रक्चर को कहा जाता है जोना पेलिसुडा। उस जालीदार स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ब्लैक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, सॉरी उसको बोला जाता है जोना पेलिसुडा, सॉरी कोरोना रेडिएटा। सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो है कोरोना रेडिएटा, और इस बाहर की मेम्ब्रेन के अंदर में जो ब्लैक कलर का मैंने निकाला है, दैट ब्लैक कलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। इस ब्लैक कलर मेम्ब्रेन यानी सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के अंदर जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के अंदर डबल लेयर कवरिंग आपको दिख रहा है। दैट डबल लेयर कवरिंग इज कॉल्ड एज व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। इसे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा इसके बीच की जो स्पेस होती है इट इज कॉल्ड एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। उसे क्या कहते हैं? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। और उसके अंदर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गमेट। एग मेम्ब्रेन, एग की जो मेम्ब्रेन इट इज कवर्ड बाय व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। करेक्ट। और देन इट सिक्रेट्स अ नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन। ये जो दूसरी काली वाली दिख रही है ग्लाइकोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन है, जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ऑन इट्स आउटसाइड यानी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के आउटसाइड में। एंड
एदरिंग टू द आउटसाइड मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, बिल्कुल जोना पेलुसिडा के बाहर रेडिएटेड इलोंगेटेड सेल फॉर्मिंग, एक जालीदार सेल फॉर्म होती है, दैट जालीदार सेल इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा. इट इज नॉट अ कोरोना कोविड-19, इट इज कोरोना रेडिएटा. दीज सेल्स आर डिराइव फ्रॉम इनरमोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल. अभी ग्रैनुलोसा सेल कहाँ सुना आपने? आपको अगर याद होगा तो जब मैंने आपको मैच्योर्ड ग्राफाइन फॉलिकल पढ़ाई थी तो उसके अंदर में मैंने एक निकाला था और उसके सराउंडिंग के जो सेल थे वो ग्रैनुलोसा सेल थे. तो जब वो फाड़ के, यानी ग्राफाइन फॉलिकल को ऐसा फाड़ के फीमेल गैमेट बाहर निकलता है तो सराउंडिंग की जो ग्रैनुलोसा सेल है वो टूट जाते हैं, और जब ग्रैनुलोसा सेल टूटते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कोरोना रेडिएटा. उसी का टूटा हुआ फॉर्म है कोरोना रेडिएटा. These cells are derived from innermost layer of granulosa cell. They are firmly held to the zona pellucida. वो बहुत ही टाइटली जोना पेलुसिडा से जुड़े हुए होते हैं, एंड टू द ईच अदर बाय हैलोरोनिक एसिड, हैलोरोनिक एसिड से. और इसी हैलोरोनिक एसिड को ब्रेक करके, इसी हैलोरोनिक एसिड से छेद करके अंदर घुसता है स्पर्म. Between white line membrane and zona pellucida there is a fluid, it is called as peri-white line fluid, and space is called as peri-white line space. The first polar body is lies in this space. देखिए जो पोलर बॉडी दिख रही है पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी कौन से स्पेस में है? पेरी-व्हाइट लाइन स्पेस दिख रहा है आपको. और जब सेकेंड मियोसिस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में जो पार्ट बचता है उस पार्ट को कहा जाता है कंप्लीट फीमेल गमेट, क्योंकि पोलर बॉडी अलग हो जाती है. नाउ अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर पोलर बॉडी और ये न्यूक्लियस कभी कभी एक साइड में हो जाते हैं, और एक साइड की वजह से दो पोल फॉर्म करते हैं, इधर का एक पोल और इधर का एक पोल. तो ऐसा पोल जिस साइड में न्यूक्लियस और पोलर बॉडी है, व्हाट दैट पोल इज कॉल्ड. देखिए, the egg shows polarity, the side having germinal vesicles and first polar body, इसको animal pole बोलते हैं. This pole is called as animal pole. और दूसरा पोल it is called as vegetal pole. इसे कौन सा पोल कहा जाता है? vegetal pole. So this is the process of oogenesis, and this is also the structure of unfertilized egg. This is sufficient for today's. अगर लेक्चर को परेशानी जाती है तो फिर से एक बार देखिए, थोड़ी देर से रुक के देखिए, 11 बजे तक रखता ही हूँ मैं. कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए. और डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो है वो डायग्राम बेस्ड है. समझ में आ रहा है?